हाय एवरीवन, वेलकम टू समझो आईएएस। दिस इज रुबेर डागर। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। प्रीलिम्स इज़ नाउ ओवर। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया। मैंने एक पोल भी किया था टेलीग्राम और यूट्यूब पे टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स कैसा स्कोर कर रहे हैं। सी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर राइट इन देयर एनालिसिस। और मैं भी आपको ये बात बताऊँगा दैट द पेपर वॉज टफ, नो डाउट। बट टफनेस तो हर साल होती है। इस बार टफनेस एक वो वेगनेस के साथ थी। काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये एग्ज़ाम हमारा एक साल बर्बाद करने के लिए था। इतने तैयारी करने के बाद भी ऐसे स्टुपिडिटी देखने को अगर मिल रही है हमें पेपर के अंदर तो मज़ा नहीं आया। और मिक्स्ड इमोशंस थे, इसलिए मैंने पहले दिन या दूसरे दिन वीडियो नहीं दी इस एनालिसिस के ऊपर, बिकॉज़ एड्रेनलिन रश भी था, एग्ज़ाम हुआ और काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी थी। अब एवरीवन इज़ काम और वो एक मैच्योरिटी के साथ पेपर को एनालाइज करना चाहते हैं। ऑल्दो बहुत सारी फैकल्टी और यूट्यूब चैनल्स ने फटाफट एक वो रैट रेस होती है, सबसे पहले हम डाल दें वीडियो। मुझे उससे कोई फ़ायदा दिखता नहीं है, इसलिए अभी हम सही तरीके से इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सी, द पेपर वॉज वेग, उसकी वजह से टफ इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज 36 क्वेश्चन ही ऐसे थे पेपर में जो कि नॉर्मल थे। बाय नॉर्मल आई मीन जिनके ऑप्शंस आप समझ सकते हो, जिनके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो, चाहे वो सिंपल हो, चाहे वो मीडियम हो, चाहे वो डिफ़िकल्ट हो, कुछ भी हो, but at least they were normal. 64 questions on the other hand, जिनमें only one, only two, only three जैसे 46, 47 questions थे। 17-18 क्वेश्चन ऐसे भी थे जिनमें सिंपली स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, स्टेटमेंट टू। ऐसे ऑप्शंस देना कोई गलत बात नहीं है, बट ऐसे ऑप्शंस को बल्क में देना स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आया। मुझे भी इसमें कोई सेंस नहीं दिखाई दी। इससे डिफ़िकल्टी बनाने से अच्छा जो पहले पिछले 1-2 साल से एनालिटिकल अप्रोच आ रही थी पेपर में, दैट मेड मोर सेंस। एटलीस्ट कोई अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, उसको एक कॉन्फिडेंस तो होगा कि हाँ कुछ अच्छा किया है तो पेपर सॉल्व हो पा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी भी की है, बट उस एग्ज़ाम में पैनिक मोड ऐसा हुआ इतने सारे ऑप्शंस एक जैसे देख के कि ये हो क्या रहा है पेपर में। ये यूपीएससी का पेपर है कि कॉपी पेस्ट कुछ और कर रखा है। तो दैट मेड अ वेरी इट शोड दैट द पेपर वॉज पुअरली सेट। एनीवेज, अब ज़रा ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं और कहाँ से आए हैं। देखो, द कट ऑफ, एज मोस्ट ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नो, आई बिलीव इट विल बी डेफिनेटली लोअर देन लास्ट ईयर। पिछले साल भी काफ़ी कम थी, बट इस साल उससे भी कम रहेगी, बिकॉज काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे थे यहाँ पर कि एक तो सी सैट बहुत टफ हो गया। काफ़ी सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स वुड नॉट बी एबल टू स्कोर मोर देन 66 दिस टाइम। पिछले साल भी ऐसा हुआ था, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा होगा। दूसरा कि जो ये ऑप्शंस थोड़े से वेग सेट किए हैं, इसकी वजह से जिन्होंने ज़्यादा अटैम्प्ट किया होगा उनकी नेगेटिव मार्किंग बहुत होगी। जिन्होंने ठीक से अटैम्प्ट किया होगा, एनीवेज 12,000 13,000 स्टूडेंट्स हैव टू क्लियर द कट ऑफ, बट द कट ऑफ वुड बी लेसर एज ऑलमोस्ट एवरीवन फेल्ट दैट इट वाज टफ। आई थिंक इट विल बी इन द रेंज बिटवीन 80 to 86। 80 से कम शायद ना हो, बट 86 87 से ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इस हिसाब से आपको तैयार होना है फॉर मेंस। इफ़ यू आर स्कोरिंग अबव 75, आई वुड से स्टार्ट फॉर मेंस इमीडिएटली। ज़्यादा सोचो ही मत क्या पेपर था क्या नहीं था। आपको तो यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को एनालाइज करने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टार्ट फॉर मेंस। रिजल्ट आता है और आपका अगर हो जाता है, नहीं हो पाता, उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि मैं अपनी गलतियाँ एनालाइज कर लेता हूँ, कर लेती हूँ इन द प्रीलिम्स पेपर। उसके बेसिस पे आई विल फ्रेम माई पाथ फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स। जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है, 75 से ऊपर वाले तो रेस में हैं, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस एनी हाउ। सेकेंडली, दोज ऑफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 75 और लेस देन 70, जनरल की बात कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से आप देख लो फॉर अदर कैटेगरीज। पिछले साल की कट ऑफ से आप 6 मार्क्स या 8 मार्क्स नीचे के हिसाब से चलो। अब अगर आपका स्कोर कम है, फर्स्ट अटैम्प्ट है आपका और आपका 65 67 स्कोर आ रहा है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, प्लस यू वुड फोकस ऑन नेक्स्ट ईयर होलिस्टिक प्रिपरेशन। प्रीलिम्स मेंस एक साथ लेके चलोगे। अगर आप 2-3 बार अटैम्प्ट दे चुके हो, 65 70 के आसपास स्कोर था, 75 78 स्कोर था, तो आप सोचोगे कि चलो मेंस के लिए अपने ऑप्शन पढ़ लेते हैं और अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज इन एनी केस नेक्स्ट ईयर अगर अच्छे प्रीलिम्स में हम स्कोर करेंगे तो हमें मेंस की प्रिपरेशन काम आनी है, बिकॉज उस टाइम पे सडनली मोमेंटम बिल्ड नहीं हो पाएगा अगर आपने आंसर राइटिंग वगैरह सब चीज़ें ठीक से नहीं की हैं तो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक बार पेपर को एनालाइज करते हैं। मेरा काम है पेपर को एनालाइज करना, आपका काम है उस पेपर में अपनी गलतियों को एनालाइज करना।
राइट, जो पेपर का ब्रेकअप देख लेते हैं फटाफट। देखो, इफ़ यू लुक एट द सब्जेक्ट्स, हमें समझ में आया दैट इकोनॉमी हैड 14 क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट हैड 16 क्वेश्चंस, आर्ट एंड कल्चर 5, जोग्राफी 13। ऑल्दो आईआर में काफ़ी प्लेसेस इन न्यूज़ ये सब था, तो जोग्राफी अकाउंट ज़्यादा होगा, देखेंगे हम अगली वीडियो में। फिर IR 6, पॉलिटी 14, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6 क्वेश्चंस, मॉडर्न हिस्ट्री 3 क्वेश्चंस, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री 5 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स की 18 क्वेश्चंस। मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस होते तो शायद लोग कर पाते, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री सब लोग अच्छे से पढ़ते हैं। एनीवेज, इफ़ यू लुक एट द डिफ़िकल्टी लेवल, तो ईजी क्वेश्चंस 18 थे, मीडियम 40 थे, हार्ड 42 थे। तो पेपर वॉज ऑन द टफर साइड बिकॉज ऑप्शन और जनरली कॉन्टेक्स्ट के बेसिस में भी थोड़ा क्वेश्चन हार्ड थे। करंट स्टैटिक लेवल के हिसाब से देखो, करंट 26 क्वेश्चन, स्टैटिक 48, और फिर कन्वर्जेंस जो हम बोलते हैं स्टैटिक करंट लिंकेज के 26 क्वेश्चंस थे। फैक्चुअल एनालिटिकल लेवल के हिसाब से देखो, फैक्चुअल 42 थे, एनालिटिकल 58 क्वेश्चंस थे। इफ़ यू वांट टू रीड दी सेक्शन वाइज एनालिसिस, ये मैंने समझो कि ऐप और वेबसाइट पर डाला हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड, और सिंपली गो टू द समझो ऐप, वहाँ पर इसकी डिटेल डिस्कशन भी मिल जाएगी, और सिंपली क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो। वेबसाइट पे भी सब कुछ क्लियरली मैंशनड है। राइट, सो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को हम सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे। राइट, सो दिस वाज हाउ द पेपर वाज सेट दिस ईयर। यहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक्स काम नहीं कर पाई, ऑल दो वो भी एक गैम्बल ही है, बिकॉज 50-50 प्रोबेबिलिटी है। बट प्रॉब्लम ये है कि 4 ऑप्शंस में तुक्के मारना और 2 ऑप्शन में से एक को चूज़ करना थोड़ा सा डिफरेंट गेम हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर 4 में से एक चूज़ करना बहुत मुश्किल था फॉर दी क्वेश्चन टाइप, जहाँ पे ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 3 या नन का एक सिनेरियो बिल्डअप किया गया था फॉर सो मेनी क्वेश्चंस। वहाँ पे काउंट थोड़ा कम हो गया और रैंडम तुक्के बहुत लगे हैं स्टूडेंट्स के। अब ये डिफ़िकल्टी चलती ही रहेगी, अगले साल कुछ और टेंजेंट पे डिफ़िकल्टी बना दी जाएगी, इस साल कुछ और था, पिछले साल कुछ और था। करना क्या है, सी, स्टॉप हंटिंग फॉर जुगाड़। यूट्यूब पे ना एक ट्रेंड बन गया है कि ज़्यादा व्यूज़ चाहिए वीडियोस पे, तो सिंपली पुट सम जुगाड़ इनटू द पिक्चर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, इनको सिंपली ऐसे कर लो और आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अपनी एक जगह है आपकी प्रिपरेशन में। इफ़ यू आर अ बिगिनर, यू वुड स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एक बार देखोगे, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पढ़ोगे आप, एक इंडेक्स में टैबुलर फॉर्म में देखोगे कि ज़्यादा क्वेश्चंस किन सब्जेक्ट से आ रहे हैं, पहले उनको पढ़ते हैं, या कैसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। फॉर एग्जाम्पल, आप इन्वायरमेंट को देखोगे, यू वुड रियलाइज़ कि हर साल क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। इसका लॉजिक है कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विसेज का एक साथ प्रीलिम्स हो रहा है, तो इन्वायरमेंट से तो क्वेश्चन आएंगे। एज अ बिगिनर वन वुड रियलाइज़ कि इन्वायरमेंट करना है अच्छे से, शुरुआत में स्किप नहीं करूँगा। आप इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हो, यू वुड रियलाइज़ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर कई हफ्ते बर्बाद करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्वेश्चन ही नहीं आता है। सो यू वुड फोकस मोर ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मनी बैंकिंग के ऊपर टाइम लगाओगे, एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर का टाइम लगाओगे, जिससे कि आपको पता है कि क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, और अगर टॉपिक अच्छे से आते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आराम से हो जाते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो वहाँ पे आप टाइम लगाओगे। ये सब समझना इसलिए ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, सो दैट यू किक स्टार्ट इन द राइट डायरेक्शन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर जब आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद आप बस थोड़ा ग्लांस करते हो। ये नहीं कि आप एग्जाम से 2 महीना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठ जाओ, इट वोंट हेल्प, बिकॉज वो 4 साल, 5 साल, 8 साल पहले की करंट अफेयर्स की बेसिस पे कोई क्वेश्चन अगर आ रखा था, इट माइट नॉट बी रेलिवेंट दिस ईयर। आप इस साल के करंट अफेयर्स के बेसिस पे अपनी स्टैटिक लिंकेजेस समझ के प्रॉपरली अपने टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, उन्हीं को रिवाइज कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो, उनमें गलतियां जो हो रही हैं उनको रिवाइज कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने वीक ट्रबल स्पॉट्स, वो ज़रूरी है। तो ये जो आखिरी के टाइम में जो वीडियोस मैंने भी बहुत देखी थी यूट्यूब पे वायरल हो रही हैं कि कमाल है, फैकल्टी व्यूज़ लेने के लिए, कुछ लाख रुपए कमाने के लिए, अपने कोर्सेज बेचने के लिए कुछ भी बता देते हैं। हंट करना है तो कोर टॉपिक्स को हंट करो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को हंट करो, टाइम स्पेंड करो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने में, रादर देन हंटिंग फॉर जुगाड़। यूपीएससी में जुगाड़ नहीं चले थे, आगे भी नहीं चलेंगे, ये ध्यान रखो। एलिमिनेशन टेक्निक्स समझना अच्छी बात है, बट एलिमिनेशन टेक्निक्स के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को फ्रेम करना गलत बात है। ऐसा इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस बार एलिमिनेशन टेक्निक्स काम नहीं आई, अगले साल क्या पता काम आ जाएंगी, बट दैट शुड बी 15 to 20% ऑफ योर प्रिपरेशन पार्ट। टॉपिक समझ में आ गए हैं, पढ़ लिया है, मॉक टेस्ट करने गए हैं, वहाँ पे थोड़ी बहुत एलिमिनेशन टेक्निक्स का दिमाग लगाना आ गया है कि कैसे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट किए जाते हैं, दैट इज़ ऑल लॉजिक।
उसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे एलिमिनेशन टेक्निक सीख लो कि नहीं इसमें तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट ही मारना है। उस पर टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं स्टूडेंट्स और फिर वो नुकसान एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है। फोकस मोर ऑन योर कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। ये हर साल वैलिड है। अगले साल हो सकता है आर्ट एंड कल्चर से 20 क्वेश्चन आ जाए, आप सडनली शॉक हो जाओ। तो इंपॉर्टेंट ये है कि सभी टॉपिक्स कवर करो, सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ एन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, कोई भी जो आपका मन करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बेस्ट है या किसी और की बेकार है, किसी और की बेस्ट है। जो आपको समझ में आती है, जो आपके बजट में आती है, जिसके क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें सोल्यूशन एडिक्वेट हैं, ज्वाइन करो। वहाँ पे फ़ायदा ये है कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ में पहले काफ़ी लोगों ने ना, टॉपर्स ने बोल रखा था कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ कर लो, ये हुआ है। अब टेक्नोलॉजी को आप फ़ायदा उठाओ, टाइम्स आर चेंजिंग। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का सिर्फ एक बेनिफिट ये होता था कि एग्जाम हॉल लाइक सिचुएशन आपको समझ में आ जाएगी, उसका आपको कितना फ़ायदा हो नहीं रहा है, क्वेश्चन देख लो कैसे आ रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में आपको जो एनालिटिक्स मिलती है, ग्राफ्स मिलते हैं, चार्ट्स मिलते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। इन 10 टॉपिक्स में आप वीक हो, इसको पढ़ लो, बिकॉज आपके क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स में आपके एक भी ठीक नहीं हो पा रहा है या कम ठीक हो रहे हैं, तो आपको पता है कि फोकस कहाँ करना है। ये खुद से एनालाइज करने में घंटों लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं, अगला टेस्ट आ जाता है। तो यू हैव टू सेव टाइम। जितना टाइम सेव करोगे उतनी ही अच्छी प्रिपरेशन होगी। मेन एजेंडा ये होना चाहिए प्रिपरेशन में। दूसरा एक तरीका टाइम सेव करने का है, स्टॉप हंटिंग फॉर लाइव लेक्चर्स। ये जनरली होता है स्टूडेंट्स के अंदर कि लाइव लेक्चर्स हैं, महंगा कोर्स है तो शायद अच्छा होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप खुद भी घर पे पढ़ना चाहते हो, जितना टाइम आप एक आधे घंटे के टॉपिक पे 2.5 घंटे का लाइव लेक्चर देखने में लगाते हो, उतनी देर में आप एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक से उसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते थे, रिवाइज भी कर सकते थे, उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन भी कर सकते थे, और अपनी कोई फैकल्टी या जो भी आपका फ्रेंड वगैरह कहीं पे भी जिसको नॉलेज है उससे 2-4 डाउट्स भी पूछ सकते थे। ये लाइव लेक्चर्स के चक्कर में बिगिनर्स फंस जाते हैं, बहुत लंबा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर रिजल्ट नहीं आता है तो दुख होता है। आप अपना टाइम सेव करो, रीड टॉपिक्स इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम, उतना ही पढ़ो जितना आपको लगता है कि ज़रूरत है। फिर जब आप सेकंड रिवीजन या सेकंड रीडिंग या थर्ड रिवीजन पे जाओगे, आपका होराइजन इंक्रीज होगा। फर्स्ट टॉपिक में ही होराइजन इतना बड़ा करने के लिए हंट मत करो कि आप लाइव लेक्चर्स की दुनिया में खो जाओ। 1 लाख रुपए का कोर्स बेचने के लिए लाइव लेक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये बताए जाते हैं, बट दी एडटेक सेक्टर इज़ नाउ अगेन शिफ्टिंग। कोविड का टाइम जा चुका है, तो लोगों के पास टाइम था, बैठ के लाइव लेक्चर्स देखते थे, अब वो टाइम नहीं है। इसलिए स्टे फोकस्ड और कंप्लीशन पे ध्यान दो, कंप्लीट ऑल दी सब्जेक्ट्स। ऑप्शनल पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट पे ध्यान दो, आंसर राइटिंग पे ध्यान दो। इनको डिवाइड करो, इतने टाइम सेव करो कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए भी टाइम मिले, सिर्फ इसी में ना घुसे रहो। अपने बैकअप ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दो, अगर आप 2-3 साल तैयारी कर चुके हो और आपको लग रहा है कि इस बार क्लियर नहीं होगा तो देर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ जिसमें आप यूपीएससी फ्रेमवर्क में ही कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, फुल टाइम कर सकते हो, और आपको अच्छी कोई स्किल है, वेरी गुड। बट अगर आपको लगता है कि स्किल डेवलप करना है, पार्ट टाइम ऑप्शंस बहुत हैं यूपीएससी में, जहाँ पे आप बड़ी आराम से कुछ एक स्टाइपेंड कमा सकते हो 4-5 घंटे काम करके, और आपको जो टाइम मिलेगा उसमें आप पढ़ाई भी कर सकते हो। इससे आपका जो टाइम 5-6 महीने का टाइम है अच्छे से हो जाएगा कवर, और फिर एंड में तो आप वापस मोमेंटम पकड़ोगे, आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी होगी। ये सब सजेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इस टाइम पे रास्ता नहीं दिखता है क्या करना चाहिए। 3-4 महीने का तो आपको खुद ही रास्ता दिखने लग जाएगा, बिकॉज यू विल बी फोकस्ड। अभी दिमाग में कुछ आ नहीं रहा होता है, क्योंकि एक निराशा होती है कि यार पूरा साल तैयारी करी, क्या पेपर दिया, ऐसे पेपर देने के लिए 1 साल तैयारी की क्या। इसको ख़त्म करो और सिंपली फोकस करो ऑन योर फॉरवर्ड जर्नी। मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हो अभी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑप्शनल के ऊपर ध्यान दो। अभी जब तक रिजल्ट नहीं आता है, एथिक्स के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपने अभी रिसेंटली नहीं पढ़े हैं पिछले 2-3 महीने में, तो इनके ऊपर आपको एक मोमेंटम बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। साथ में GS 1, 2, 3 के स्टैटिक टॉपिक्स मैंने अपनी वेबसाइट पर डाल रखे हैं, समझो.com पे आप जाओ, वहाँ पे आपको समझोस कॉर्नर सेक्शन में रिपोजिटरी मिल जाएगी। उन स्टैटिक टॉपिक्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वहाँ से आपका बैकग्राउंड एनालिसिस और ना इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी, और फिर जब रिजल्ट आने को होगा तब तक थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लोगे आप प्रीलिम्स के रिजल्ट के टाइम तक, और फिर आप जो करंट अफेयर्स के बेसिस पे आपको तैयारी करनी है वो भी कर पाओगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि क्या करंट अफेयर्स को देख के, जिस तरह की करंट अफेयर्स आ रही है, शैल वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन न्यूज़पेपर्स फॉर प्रीलिम्स। मैं तो हमेशा मना करता हूँ, आपकी खुद की विजडम है, जैसे आपको ठीक लगता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, रीड इट एज अ नॉवल,
टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन या कुछ भी जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको मैगजीन में मिल जाती है, या आखिरी के 2-3 महीने पहले आपको हम भी देते हैं, सब जगह मिलता है कि ईयरली कंपाइलेशन मिल जाती है, वो फ्रेश मेमोरी में रहता है तो क्वेश्चन कुछ हो जाता है। अभी न्यूज़पेपर को इस तरीके से पढ़ो कि आपको सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, लेकिन ज़्यादा फोकस हमेशा करना चाहिए अपने स्टैटिक टॉपिक्स के ऊपर, वहीं से ही सबको समझ में आना है। न्यूज़पेपर में 6-6 घंटे बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। रीड न्यूज़पेपर हार्डली फॉर 20-25 मिनट्स, थीम समझो, उन थीम्स के बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग अपने आप बिल्डअप होगी, बिकॉज न्यूज़पेपर में कोई भी टॉपिक जो है वो धीरे धीरे बिल्डअप होता है, एक दिन में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। जितना टाइम आप नोट्स बनाने पर लगा रहे हो उतना ही टाइम आप बड़ी आराम से 3-4 दिन मैगजीन पढ़ के सब कुछ कर सकते हो। तो फोकस अपना टाइम सेव करने पे करो, रादर देन फोकसिंग ऑन रैंडम जुगाड़, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेलिंग जस्ट बिकॉज दे वर टोटली रिलाइंग ऑन वन रैंडम स्ट्रैटेजी। अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, अपनी तैयारी के बेसिस पे, अपनी गलतियों के बेसिस पे। आपका जिस सब्जेक्ट में ट्रबल स्पॉट है उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। दुनिया चाहे कुछ भी कर रही है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सबको सिलेबस कंप्लीट करना है, सबको आंसर राइटिंग करनी है, सबको मॉक टेस्ट देना है, सबको उसी एग्ज़ाम में बैठना है। सबके तरीके अलग अलग हैं, पहुँचना वहीं है, आप अपने तरीके से पहुँचो। राइट, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट, कोई सजेशन, कोई आपको हेल्प चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी ओवर टेलीग्राम रोहित डागर 08 और इंस्टाग्राम अगेन रोहित डागर 08 हैंडल है। द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आपको नोट्स चाहिए, समझो कि ऐप पे भी है, समझो कि वेबसाइट पे भी है। अगली वीडियो में हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे, और क्योंकि ज्योग्राफी क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग आए थे इस बार, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करना था इसके ऊपर हम एक थॉरो एनालिसिस कर लेंगे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।